दोस्तों ये है मिडल ईस्ट, एक ऐसा इलाका जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच बसा है और दुनिया के सबसे ज्यादा रिसोर्स रिच रीजन्स में से एक है। फिर भी यहाँ हमेशा वॉर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी रहती है। ऑयल, रिलीजन, हिस्ट्री या फिर जियोपॉलिटिक्स, क्या है इसके पीछे की असली वजह? आज की वीडियो में हम इन सभी चीजों को डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि मिडल ईस्ट आखिर इतना डिस्टर्ब क्यों रहता है। And in Gaza, Israeli forces are continuing their offensive against Hamas, with the IDF saying it has killed around 50 terrorists over the past day. Yemen's civil war has been going on for nearly 3 years. Iran supports one side, while Saudi Arabia supports the other. What began as civilian protests amid the Arab Spring uprisings of 2011, now by some estimates has killed at least 500,000 people. Iran may be gearing up for a major attack on Israel, potentially launching it from Iraq. दोस्तों मिडल ईस्ट की हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब हम इसमें ज्यादा पीछे तो नहीं जाएंगे, लेकिन ऑटोमन एम्पायर के बारे में जानना इस खित्ते की तारीख समझने के लिए बेहद अहम है। जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि ऑटोमन एम्पायर एक पावरफुल इस्लामिक एम्पायर था जो 13वीं सेंचुरी में एनातोलिया, जिसे आज हम तुर्की कहते हैं, यहाँ से शुरू हुआ। ये एम्पायर अपने पीक पर यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बड़े हिस्सों तक फैल चुका था और 16वीं 17वीं सेंचुरी में दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर्स में से एक था। साथ ही इस एम्पायर में कई अलग अलग धर्मों के लोग जैसे ज्यूज, क्रिश्चियन, मुस्लिम, पारसी, अरब और कुर्द एक साथ रहते। 600 सालों तक रूल करने के बाद वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान इसका पतन शुरू हुआ, जिसके बाद मिडिल ईस्ट का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल गया और नए एग्रीमेंट्स और बाउंड्रीज के साथ रीडिफाइन किया गया। द ब्रिटिश प्लान, यही वो वक्त था जब ब्रिटेन और फ्रांस की नजर ऑटोमन एम्पायर के कब्जे वाली सुइज कनाल पर पड़ी, क्योंकि ये दोनों ही देश भारत के साथ साथ बाकी के एशियाई देशों तक पहुंचने का छोटा समुद्री रास्ता ढूंढ रहे थे। इससे पहले भारत जाने के लिए उन्हें पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाना पड़ता, जिसमें टाइम भी ज्यादा लगता और पैसा भी। ऐसे में उनकी इस प्रॉब्लम का सुइज कनाल एक अच्छा सॉल्यूशन था। इसी सब को ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन ने 18वीं सेंचुरी की शुरुआत में ही मिडिल ईस्ट के देशों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में अंग्रेजों ने 1882 में इजिप्ट पर तब कब्जा कर लिया जब उन्होंने अरबी रिवोल्ट को दबाने के लिए अपनी मिलिट्री भेजी। ऑफिशियली तो वो सुइज कनाल की सेफ्टी के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इजिप्ट को अपने कंट्रोल में ले लिया और उसे अपनी कॉलोनी बना दिया। अब इजिप्ट उनके कंट्रोल में था, तो एक एग्रीमेंट के जरिए उन्होंने सुइज कनाल को एक इंटरनेशनल वाटरवे डिक्लेयर करवा दिया। लेकिन इस एग्रीमेंट से ऑटोमन्स खुश नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि मिडिल ईस्ट में अंग्रेजों का ये बढ़ता इन्फ्लुएंस उनके लिए अच्छा नहीं है। फिर जब 1914 में जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत की, तो ऑटोमन्स ने जर्मनी का साथ देने का फैसला लिया। तभी ब्रिटेन ने ये फैसला कर लिया था कि वो ऑटोमन एम्पायर को पूरी तरह से खत्म करके रहेगा। अंग्रेजों ने भी सभी मोर्चों पर जंग छेड़ दी और उस वक्त उन्होंने लोकल अरब पॉपुलेशन से ये वादा भी किया कि जीतने के बाद वो उन्हें आजादी दे देंगे। लेकिन वहीं सीक्रेटली उसने फ्रांस के साथ 1916 में साइक्स-पिको एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें दोनों ही देशों ने ये पहले ही तय कर लिया कि वॉर खत्म होने के बाद ऑटोमन एम्पायर को वो आपस में कैसे बांटेंगे और किसके हिस्से में कौन सा इलाका आएगा। वॉर के बाद इस एग्रीमेंट के तहत जहां ब्रिटेन ने इराक, पैलेस्टाइन और जॉर्डन पर कंट्रोल जमाया, वहीं फ्रांस को सीरिया और लेबनान का कंट्रोल मिला। सूडान, लीबिया और यूएई जैसे देश तो पहले ही इन वेस्टर्न पावर्स के हाथों में आ चुके थे, तो इन्होंने अपने इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक फायदों के लिए यहाँ कई ऑपरेसिव पॉलिसीज अपनाई और ऐसे नए बॉर्डर्स खींचे जो आगे चलकर कॉन्फ्लिक्ट और इंस्टेबिलिटी का कारण बने। द पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, इनमें से सबसे अहम था 1917 का बेल्फोर डिक्लेरेशन, जिसके थ्रू पैलेस्टाइन में ज्यूइश होमलैंड बनाने का प्रपोजल दिया गया, जबकि अंग्रेज अरब लोगों से भी आजादी का वादा कर चुके थे। इन कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोमिसेस से यहाँ टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट से शुरू हो गए। यूएन, जो तब लीग ऑफ नेशंस था, उसने पैलेस्टाइन को ब्रिटिश कंट्रोल में रखते हुए वहाँ के लोगों के राइट्स और सॉवरेनिटी को सीधे सीधे इग्नोर किया। वर्ल्ड वॉर के बाद यहूदियों को अपना देश तो नहीं मिला, लेकिन ब्रिटेन ने पैलेस्टाइन को इंटरनेशनल जोन डिक्लेयर करवा के यहूदियों को वहाँ रहने की इजाजत जरूर दिलवा दी, जिससे यहाँ रहने वाले अरब खुश नहीं थे और इसी के चलते इन अरब और ज्यूइश लोगों के बीच टेंशन बढ़ने लगी। इसके बाद 1947 में यूएन ने प्रपोज किया कि पैलेस्टाइन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाए, एक ज्यूइश स्टेट और एक अरब स्टेट। वहीं जेरूसलम को एक इंटरनेशनल सिटी बनाने का प्लान हुआ, जिस पर दोनों ही देशों का कंट्रोल होगा। ये डिसीजन इसलिए लिया गया क्योंकि पैलेस्टाइन में ज्यूज और अरब्स के बीच तनाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। ज्यूज ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अरब्स ने इसे मानने से इनकार कर दिया, जिसके बावजूद 1948 में इजराइल का जन्म हुआ
और यूएन की मदद से जूइश लीडर्स ने अपनी एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दी। ये एक कदम इस रीजन में और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट का सबब बना, क्योंकि अरब कंट्रीज ने इजराइल के बनने को ही एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने उसके खिलाफ जंग छेड़ दी। और दोस्तों, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच का ये कॉन्फ्लिक्ट आज तक मिडिल ईस्ट में जारी है। पिछले 400 दिनों से तो यहाँ जंग छिड़ी हुई है, जिसमें 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। द पावर ऑफ ऑयल। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन को ऑयल की ताकत का भी पता चल चुका था। साथ ही उसे ये भी समझ आ गया था कि अगर उसे दुनिया पर राज करना है तो ऑयल पर उसका कंट्रोल होना जरूरी है। पर चूंकि तब तक मिडिल ईस्ट में तेल की खोज नहीं हुई थी और अमेरिका ही दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर था, इसीलिए ब्रिटेन ऑयल के लिए बहुत हद तक अमेरिका पर ही डिपेंडेंट था। यही कारण था कि ब्रिटेन की मिडिल ईस्ट में खासी दिलचस्पी थी, क्योंकि 1908 में ही ईरान के मस्जिद सोलेमन शहर में थोड़ी मात्रा में ही सही लेकिन तेल खोजा जा चुका था। इराक के ऑयल फील्ड्स बहुत वैल्यूएबल थे और ब्रिटेन ने लोकल इराकी लीडर्स की मदद से उन्हें अपने कंट्रोल में ही रखा। ऑयल एक्सप्लोरेशंस और ड्रिलिंग ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन किया, जिससे मिडिल ईस्ट में उनका इकोनॉमिक और मिलिट्री डोमिनेंस और बढ़ गया। बाकी की टेरिटरीज में भी ऑयल मिलने के बाद अंग्रेजों ने यही पॉलिसी अपनाई, जिससे उनका तो बहुत फायदा हुआ, लेकिन ये वहाँ की लोकल पॉपुलेशन का नुकसान था, क्योंकि उनका अपने ही नेचुरल रिसोर्सेज पर कोई कंट्रोल नहीं था और उनकी जरूरतों को अक्सर ब्रिटिश इंटरेस्ट के सामने इग्नोर किया जाता। और इसीलिए ब्रिटिश का ऑयल के लिए मिडिल ईस्ट पर कंट्रोल और स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस यहाँ टेंशंस और वॉर्स का एक मेजर कारण बना। द कुर्स इशू। सन 1923 में ब्रिटेन ने ट्रीटी ऑफ लॉज़ेन साइन की, जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऑटोमन एम्पायर के आखिरी रिमेन्स को ऑफिशियली डिसॉल्व करने के लिए थी। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और दूसरे एलाइड पावर्स के साथ की गई इस ट्रीटी में तुर्की को अपनी पुरानी ऑटोमन टेरिटरीज का कंट्रोल खोना पड़ा और मॉडर्न डे टर्की की नींव पड़ी। लेकिन ट्रीटी ऑफ लॉज़ेन में भी साइक्स-पिको एग्रीमेंट की ही तरह रीजन की लैंग्वेज, रिलीजन और बिलीफ्स को इग्नोर किया गया, जिसने कई नई प्रॉब्लम्स को जन्म दिया, जैसे कि कुर्द, जो ऑटोमन एम्पायर के एक बड़े हिस्से में रहते थे। लेकिन ट्रीटी ऑफ लॉज़ेन के बाद वो 4 अलग अलग देश तुर्की, सीरिया, इराक और ईरान की सरहदों में बंट गए। इसके चलते कुर्द इन देशों में माइनॉरिटी बन गए। अब चूंकि मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देश मोनार्की को फॉलो करते थे, वहाँ के किंग्स भी अपने धर्म के आधार पर ही ज्यादातर पॉलिसीज बनाते। यही वजह रही कि 65 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन होने के बाद भी कुर्दिश लोगों की आवाज किसी ने नहीं सुनी। ये देखते हुए कुर्दिश लोगों ने खुद के रेबल ग्रुप्स बना लिए, जो अलग से अपने देश की डिमांड करने लगे और अपनी इसी मांग को मनवाने के लिए वो आज तक जंग लड़ रहे हैं। ये बंटवारा सिर्फ कुर्द पर ही भारी नहीं पड़ा, बल्कि जो देश अंग्रेजों ने मिडिल ईस्ट के मैप पर बनाए थे, उनमें कई प्रॉब्लम्स और भी थी। तो सबसे पहले बात करते हैं इराक की। ब्रिटेन ने मौसूल, बगदाद और बसरा को इराक में शामिल किया, जबकि मौसूल में कुर्द, बगदाद में सुन्नी और बसरा में शिया लोग मेजॉरिटी में थे। अब इसके चलते तीनों ही रीजन्स में रहने वाले लोग एक दूसरे से आज तक लड़ते आ रहे हैं। यहाँ तक कि कुवैत, जो कभी इराक का हिस्सा था, उसे भी अलग करके एक नया देश बना दिया गया, जिसके चलते ही 1990 की इराक कुवैत वॉर भी हुई। लेबनान, कुछ ऐसा ही लेबनान के साथ भी हुआ। उसे सीरिया से अलग करके एक देश बना दिया गया। उस टाइम में लेबनान में 80% क्रिश्चियंस, 10% सुन्नी और 10% शिया रहते थे। लेकिन जब 1948 में इजराइल एक अलग देश बना और वहाँ रहने वाले मुस्लिम इजराइल छोड़कर लेबनान चले गए, तब मुस्लिम्स वहाँ मेजॉरिटी में आ गए, जिसके बाद चीजें इतनी बिगड़ी कि लेबनान में कई सिविल वॉर्स हुई। सीरिया, लेकिन इनमें सबसे बुरा हाल सीरिया और पैलेस्टीन का रहा। अंग्रेजों ने कुर्द, क्रिश्चियन, सुन्नी, एलबी, असीरियंस और शियास, इन सबको मिलाकर सीरिया बनाया, जिस पर राज करने मिला शियास को, जबकि सीरिया में वो माइनॉरिटीज थे। ये वही असद फैमिली है जिसने सीरिया पर राज करने के लिए हिंसा का सहारा लिया। इसके चलते सीरिया में कई सिविल वॉर्स हो चुके हैं। कुछ दिन पहले ही सिविल वॉर के चलते बशर अल असद को अपना ही देश छोड़कर रूस भागना पड़ा। पैलेस्टाइन के बारे में गाजा वॉर के बाद तो अब लगभग हर कोई जान गया है कि कैसे ब्रिटेन ने 1948 में यहूदियों को उनका देश दिलाने के नाम पर फिलिस्तीन की मर्जी के खिलाफ उनके देश के 2 टुकड़े कर दिए, जिसकी वजह से यहाँ के लोग आज भी अपनी जमीन के लिए इजराइल से लड़ रहे हैं, जिसमें उसका साथ देने वाले गिने चुने ही देश हैं, जबकि इजराइल को अमेरिका और ब्रिटेन जैसी सुपर पावर्स का फुल सपोर्ट है। सऊदी अरब मिडिल ईस्ट के सबसे ताकतवर देशों में से एक है, लेकिन उसकी हालत भी सीरिया से ज्यादा अलग नहीं। दरअसल सऊदी में जितने भी तेल के कुएं हैं, वो ज्यादातर कुवैत से लगे हफर अल बातीन में है, जो एक शिया मेजॉरिटी एरिया है, जबकि सऊदी का राज परिवार सुन्नी है।
इसके चलते उन्हें हमेशा ही विद्रोह का डर सताता रहता है। यही कारण है कि पिछले 10 सालों से सऊदी ने कोई जंग तो नहीं लड़ी, लेकिन इसके बावजूद हथियार खरीदने के मामले में इसका नाम दुनिया के टॉप 5 वेपन्स खरीदने वाली कंट्रीज में आता है। अरेबियन गल्फ बिजनेस इनसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी ने 2023 में $76 बिलियन के हथियार खरीदे, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा नंबर है। सुपर पावर्स प्लेग्राउंड। अब दोस्तों, मिडिल ईस्ट के इन देशों के बीच में तो टेंशन है ही, लेकिन दुनिया का ये रीजन आज के वक्त में खुद को सुपर पावर्स कहने वाले देश जैसे अमेरिका और रूस के लिए भी खुद को सुप्रीम साबित करने का एक मैदान बन चुका है। ये सुपर पावर्स मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों को सपोर्ट करती हैं, जिसके लिए ये पानी की तरह पैसा तो बहाती ही है, साथ ही एडवांस वेपन्स जैसे फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स और खतरनाक एडवांस्ड मिसाइल्स देकर आग में पेट्रोल छिड़कने का काम भी करती हैं। यहाँ तक कि ये अपनी आर्मी को भी वहाँ ऑन ग्राउंड लड़ने तक भेज देते हैं। 2011 में अरब स्प्रिंग के बाद सीरिया में सिविल वॉर शुरू हुई तो बशर अल अस्साद की सत्ता खतरे में आ गई। तब रूस ने अपनी आर्मी अस्साद की मदद के लिए भेजी थी, और रूस ने सीरिया का साथ सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि अमेरिका वहाँ के रेबल ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहा था। इसी तरह ईरान ने भी सिविल वॉर में अस्साद का साथ इसलिए दिया क्योंकि उसके रिश्ते अमेरिका से अच्छे नहीं है और वो अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। इसका एक दूसरा कारण ये भी था कि अस्साद शिया है और रेबल्स सुन्नी, जिन्हें ईरान के दुश्मन सऊदी और यूएई सपोर्ट करते हैं। वहीं यमन में ईरान और सीरिया हुथीस को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि यमन में हुथीस सुन्नी प्रेसिडेंट रशद अल अलीमी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ऐसे में अगर सिर्फ पिछले 100 साल की हिस्ट्री को ही देखें तो मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी वॉर्स की ऐसी कई एग्जांपल्स मिल जाएंगी जिन्हें शायद बातचीत से ही खत्म किया जा सकता था, लेकिन अमेरिका, रूस और ब्रिटेन जैसे बड़े प्लेयर्स ने अपने फायदे और खुद को बड़ा दिखाने के चक्कर में उसे फुल फ्लेश्ड वॉर में तब्दील कर दिया, जिसमें हथियार तो उनके थे लेकिन जंग में मारे जाने वाले वही मुस्लिम, अरब और कुर्द जो कभी ऑटोमन एम्पायर में एक साथ रहा करते थे। ऐसा भी नहीं है कि किसी ने मिडिल ईस्ट के इन देशों को एक करने की कोशिश न की हो, बल्कि 1954 में इजिप्ट के प्रेसिडेंट गमल अब्देल नासिर ने सभी अरब देशों को अलग अलग देश की जगह एक अरब देश बनाने का प्रपोजल दिया था, ताकि सभी अरबी एक साथ मिलकर ब्रिटेन और दूसरे देशों को मिडिल ईस्ट से बाहर निकाल सके। 1956 में नासिर ने सुइस कनाल को भी बंद करवा दिया था और उनके ऐसा करते ही पूरे यूरोप और अमेरिका में हड़कंप मच गया, जिसके बाद फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर इजिप्ट पर हमला कर दिया। लेकिन इस वॉर में इजिप्ट की जीत हुई, जिसके चलते कुछ वक्त के लिए ही सही लेकिन लोगों में एक यूनाइटेड अरब स्टेट की उम्मीद जगी। लेकिन इसके बाद जब यमन में सिविल वॉर शुरू हुई तो उसमें नासिर ने रेबल ग्रुप्स का साथ दिया, जबकि अमेरिका यमन सरकार के साथ था। इस बार नासिर की हार हुई, जिसने उसे बहुत निराश कर दिया और फिर 1970 में सिर्फ 52 साल की उम्र में हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। फिर इसके बाद अगले कई सालों तक किसी ने भी अरब देशों को एक करने की बात नहीं कही, बल्कि सभी अपने अपने फायदे के लिए एक दूसरे से लड़ते रहे। अब दोस्तों, ये सब जानने के बाद अगर मिडिल ईस्ट के इतने डिस्टर्ब्ड होने की असली वजह की बात करें तो इसके लिए ब्रिटेन और फ्रांस ही जिम्मेदार हैं, जिन्होंने अपने फायदे के लिए मिडिल ईस्ट को बेतरतीब तरीके से बांटा और एक बार भी वहां रहने वाले लोगों के बारे में नहीं सोचा। इसके बाद बाकी की कसर अमेरिका ने पूरी की, जिसने तेल पर कब्जा करने के लालच में अरब देशों को पैसा तो दिया ही, साथ ही उसकी बात न मानने वाले देशों को बर्बाद करने के लिए उनके पड़ोसियों को ही उनका दुश्मन भी बनाया। और आखिर में जिम्मेदार हैं यहाँ राज करने वाली वो रॉयल फैमिलीज और लीडर्स, जिन्होंने खुद की सत्ता बनाए रखने के लिए न सिर्फ अपने ही देश के लोगों पर अत्याचार किए, बल्कि दूसरे देशों में भी जंग के माहौल तैयार किए। खैर दोस्तों, आप हमसे कितना सहमत हैं और क्या मिडिल ईस्ट के ये देश कभी शांति और सुकून देख भी पाएंगे? नीचे कमेंट्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और ऐसी सभी इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहें फैक्टिफाइड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।